गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ते हैं संविधान के भाग 3 के बारे में। संविधान का भाग 3 क्या कहता है ये समझिए। संविधान का भाग कौन सा? 3। भाग 3 संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में है। मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। यानी संविधान के भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और उनमें दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स एक ही बात है। मौलिक अधिकारों को या भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। अब संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? देखिए 1215 में इंग्लैंड में राजा थे जॉन, किंग जॉन। किंग जॉन ने सामंतों के दबाव में जनता को कुछ अधिकार दिए और अधिकार लिखित रूप से दिए। तो जिस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया था? उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। यानी जनता को पहली बार लिखित रूप से अगर देखा जाए तो 1215 में किंग जॉन द्वारा अधिकार प्रदान किए गए थे, हस्ताक्षर किया गया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी की तुलना करते हुए भारतीय संविधान के साथ भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि भाग 3 में जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये विचार अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया है। हमारे संविधान का निर्माण किसने किया था? हमारे संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, और उस समिति की एक उप समिति थी जो किससे संबंधित थी? मौलिक अधिकारों से संबंधित। और इस मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और इसी समिति की सिफारिश पर, इस उप समिति की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, अमेरिका से यह विचार लिया गया और इस विचार को संविधान के भाग 3 में स्थान दे दिया गया। यूं समझें कि संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फैला हुआ है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और इस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1215 में इंग्लैंड में किंग जॉन द्वारा वहां की जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे लिखित रूप में। तो जिस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर उन्होंने किया उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था, जिसकी तुलना संविधान के भाग 3 से की जाती है। संविधान सभा द्वारा एक समिति बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन। उसकी एक उपसमिति थी मौलिक अधिकारों से संबंधित, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और इस समिति की सिफारिश पर अमेरिका से मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट लिया गया और संविधान के भाग 3 में उसे स्थान दे दिया गया। अब देखिए इससे संबंधित कुछ खास बात हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो जनता को संविधान द्वारा दिए गए हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं, केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 5 मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं
बाकी लोगों को, विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए हैं। क्लियर है? इसके अलावा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल, किस समय? आपातकाल, जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते, मतलब सस्पेंड नहीं किए जा सकते, निलंबित नहीं किए जा सकते। मतलब आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए देश में किसी वजह से, तब भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी अनुच्छेद यानी बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जा सकता है। अब आपातकाल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। पहले हमको एक टेबल बनाकर समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, 14 से लेकर 32, 33, 34 और 35। देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 को हम इस तरह टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। किनको प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अब ये मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के, यानी जनता के हैं। जो जनता हमारे देश में रह रही है, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। खास बात यह है कि ये अधिकार प्रदान तो किसको किए गए हैं? नागरिकों को। और इन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किससे की गई है? इन मौलिक अधिकारों को कौन छीन सकता है? राज्य छीन सकता है। कौन छीन सकता है? राज्य। राज्य क्या है अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। तो ये मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा किससे करनी है? कौन छीन सकता है इन्हें? राज्य छीन सकता है। नागरिकों को दिए गए हैं, राज्य छीन सकता है। लेकिन सुरक्षा कौन करेगा? अगर छीन लिए जाएं तो हम कहां पर अपील करें? कौन हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा? तो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा न्यायपालिका, यानी कि कोर्ट। कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। अब हम यहां पढ़ते हैं कि ये अधिकार जनता को प्रदान किए गए हैं 14 से लेकर 32 तक। इनको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये 12, 13, 33, 34 और 35 के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है। मैंने अभी बताया कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा किससे करनी है? राज्य से करनी है। तो ये राज्य क्या है उसकी परिभाषा दे रखी है अनुच्छेद 12 में। तो देखिए, राज्य क्या है? केंद्र सरकार और संसद। दूसरा, जितनी भी देश में राज्य सरकार हैं वो सरकार और उस राज्य का विधानमंडल। जितने भी देश की सीमा में जितने भी प्राधिकारी यानी कि अधिकारी हैं, वो सभी अधिकारी, और यहां तक कि देश के बाहर रह रहे भारत के अधीन अधिकारी, सभी इसमें शामिल होंगे। या यूं समझिए कि केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और वहां का विधानमंडल, स्थानीय सरकारें
जैसे पंचायती राज हो गया, नगर पालिका शासन हो गया, वो इसमें शामिल है। देश की सीमाओं के अंदर जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, अधिकारी कार्यरत हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। साथ के साथ देश की सीमाओं के बाहर जैसे राजदूत होते हैं जो विदेश में काम करते हैं लेकिन भारत सरकार के अधीन होते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप में यूं कहूं कि जिनको सरकारी धन प्राप्त होता है, जिनको सरकारी धन प्राप्त होता है, चाहे वो सांसद हो, एमएलए हो, एमपी हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, पंचायत के कर्मचारी हो, विदेश में काम करने वाले भारत सरकार के कर्मचारी हो, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं जो सरकारी धन प्राप्त करते हैं, वो सभी क्या हैं? राज्य हैं। इस राज्य से सुरक्षा करनी है, क्योंकि यही कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है, राज्य सरकार की विधानसभा बना सकती है। उसके अलावा देश की सीमाओं में रह रहे अधिकारी हैं जो उन कानून को लागू करते हैं, उनके लिए दूसरे कानून बनाते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी जो विदेशों में रह रहे हैं वो कर्मचारी कानून बना सकते हैं। तो ये सभी कर्मचारी क्या होंगे? ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे राज्य। खास बात यह है कि ये जो राज्य की परिभाषा है ये सिर्फ और सिर्फ भाग 3 पर लागू होगी, उसके अलावा संविधान में किसी और जगह लागू नहीं होगी। वापस समझते हैं। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। इन 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेदों को हम समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार प्रदान किसको किए गए हैं? नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा किससे करनी है? राज्य से करनी है। और कौन करेगा रक्षा? न्यायपालिका रक्षा करेगा। अब जिससे रक्षा करनी है राज्य से, वो कौन है? वो राज्य अनुच्छेद 12 में दिया गया है और उस राज्य की परिभाषा जो दी गई है उसके अनुसार ये सभी राज्य कहलाएंगे। और ये राज्य की परिभाषा सिर्फ भाग 3 पर लागू होगी, बाकी संविधान के किसी और भाग पर लागू नहीं होगी। अब देखिए अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? अगला चैप्टर देखते हैं। अनुच्छेद 13 देखिए, अनुच्छेद 13 में दे रखा है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। देखिए, राज्य कोई कानून बना सकता है। राज्य मतलब केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, स्थानीय शासन हो गए या अधिकारी हो गए। राज्य कोई कानून बना सकता है, लेकिन अगर वो कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ होता है, वो कानून यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ होता है तो न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायपालिका ये जांच कर सकता है कि ये पूरा का पूरा कानून या उसका कितना भाग मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, और जितना उसका भाग मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा वो उसे अमान्य घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। यूं समझिए कि सरकार ने कोई कानून बनाया और वो कानून इतना बड़ा है और उस कानून का इतना भाग, सिर्फ इतना भाग मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसके उस भाग को 0 घोषित कर देगी और बाकी भाग को अलाउ कर देगी। यानी कि न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है? न्यायपालिका। कौन कर सकता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में भी खास बात ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। यहां तक आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो ये रिट भी जारी कर सकते हैं। देखिए, संविधान में कोई संशोधन हुआ, कोई कानून बना किसी भी तरह का, और वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसकी जांच कर सकता है। न्यायपालिका उसकी जांच करेगा और ये देखेगा कि वो पूरा कानून या उसका कितना भाग मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उसका जितना भाग मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा उसे 0 घोषित कर देगा, अमान्य घोषित कर देगा। न्यायिक समीक्षा क्लियर हुआ? न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। अब देखिए, हमने भाग 12 पढ़ लिया, राज्य जो अधिकारों का हनन कर सकता है, न्यायपालिका जो अधिकारों की रक्षा करेगा। अब आगे पढ़ेंगे हम नागरिकों को मिले हुए अधिकार। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं 33, 34 और 35।
तो देखिए अनुच्छेद 33 में कहा गया है सैन्य सेवा, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, यानी यूं कहूं कि बेल्ट की नौकरी, बेल्ट की नौकरी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको सभी मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे जो नागरिकों को मिले हुए हैं, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती कर ली जाएगी। तो जो कटौती की जाएगी, कौन सी कटौती की जाएगी? जैसे यूनियन नहीं बना सकते हैं, संघ नहीं बना सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, इस तरह के अधिकारों में कटौती की गई है। तो वो कटौती के बारे में जिक्र किसमें किया गया है? अनुच्छेद 33 में। यानी अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो बेल्ट की नौकरी में, सैन्य सेवाओं में कार्यरत हैं उनको नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, उनमें कुछ कटौती कर दी जाएगी, जो किसके अनुसार होगी? अनुच्छेद 33 के अनुसार होगी। अब देखिए अनुच्छेद 34 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 34 बताता है मार्शल लॉ के बारे में। मार्शल लॉ मतलब सेना का शासन। कई बार किसी क्षेत्रों में यदि स्थिति बिगड़ जाए या नियंत्रण में नहीं हो तो वहां सैन्य शासन लगा दिया जाता है। तो सैन्य शासन में सेना को अधिकारों में कुछ वृद्धि मिल जाती है, कुछ अधिकार एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे बिना वारंट के तलाशी ले सकती है सेना, घर में जाकर किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकती है बिना वारंट के। तो ऐसे कुछ अधिकार सेना को मिल जाते हैं। साथ के साथ जनता के अधिकारों में कुछ कटौती हो जाती है, उसके बारे में 34 बोलता है। यानी 33 में सेना में काम करने वाले, मिलिट्री पैरामिलिट्री में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों में कटौती की गई है और 34 में वृद्धि की गई है। किस समय वृद्धि की जाती है? मार्शल लॉ के समय, यानी मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 बात करता है संसद की शक्ति। अब संसद की किस चीज की शक्ति है? ये जो भाग 3 है इसमें संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं है। संसद के पास तो ये है लेकिन विधानसभाओं के पास नहीं है। यानी कि संसद इस पूरे भाग में संशोधन कर सकती है, सिर्फ संसद कर सकती है। राज्य कोई भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन संसद जो परिवर्तन करेगी, जो संशोधन करेगी, उसका न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है? न्यायपालिका उसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि संसद कुछ ऐसे परिवर्तन कर दे जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। तो देखिए दोबारा से रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जिनसे मौलिक अधिकारों के हनन होने का खतरा है, जो मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा की बात करता है, यानी कि राज्य अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर ले या संसद कोई ऐसा परिवर्तन कर दे, कोई ऐसा परिवर्तन कर दे जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। 14 से लेकर 32 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 33 में अधिकारों में कटौती की गई है। किन के अधिकारों में कटौती की गई है? जो सैन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। 34, अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ जब लगेगा तब जनता के अधिकारों में कुछ कटौती होगी और सेना को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी जाएंगी। अनुच्छेद 35 बात करता है संसद की शक्ति की, यानी संसद है जो भाग 3 में संशोधन कर सकती है, सिर्फ संसद कर सकती है। कोई भी राज्य और उसकी विधानसभा, उसका विधानमंडल किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? हमने ये आगे के और ये पीछे वाले पार्ट पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 इनको कुछ भागों में विभाजित किया गया है। जैसे 1 नंबर समानता का अधिकार। कैसा अधिकार? समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। दूसरा है
स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दिए गए हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये दिए गए हैं अनुच्छेद 23 से 24 तक। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दिए गए हैं 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और ये दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 में। 6 नंबर पर आता है संपत्ति का अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद 31 में। और 7वां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो देखिए इस तरह करके नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें 7 भागों में तोड़ा गया है, 7 भागों में तोड़ा गया है। पहला समानता का अधिकार, यूं समझिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो चर्चाएं होंगी वो किससे संबंधित होंगी? बराबरी की, समानता के बारे में। और 19 से 22 तक बात होंगी स्वतंत्रता की, फ्रीडम की बात होंगी। शोषण के खिलाफ बात होंगी 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में कहा जाएगा 25 से 28 के बारे में। संस्कृति और शिक्षा, कल्चर और एजुकेशन के बारे में 29-30 में, और संपत्ति के बारे में 31 में। और संवैधानिक उपचार, मतलब संविधान में ट्रीटमेंट कहाँ दिया गया है, अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हमें ट्रीटमेंट जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? वो अनुच्छेद 32 के अनुसार मिलेगा। तो इस तरह करके इनके कितने भागों में तोड़ा गया है? 7 भागों में। लेकिन ये जो 6 नंबर का भाग है अनुच्छेद 31 का, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, और इसे भाग 3 से शिफ्ट कर दिया गया है भाग 12 में। भाग 3 से किस में शिफ्ट कर दिया गया है? भाग 12 में। और भाग 12 के अनुच्छेद 300A में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार अब वो नहीं है, और मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कहां भेज दिया गया है? संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन क्या है? विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? नहीं, मौलिक अधिकार वो पहले था, अब उसे हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1978 में हुआ, और इसके द्वारा हटाकर उसे कहां पहुंचा दिया गया है? भाग 12 में अनुच्छेद 300A में। हिंदी में बोलूं तो 300 कै में उसे शामिल कर दिया गया है। अब वो एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब क्या होता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पहले अगर संपत्ति के अधिकार का हनन होता था तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, लेकिन अब सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। पहले लोअर कोर्ट जाएगा और धीरे धीरे हाई कोर्ट, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट वो जाएगा। इस आधार पर संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 7 समाप्त हो गए हैं, और अब कितने रह गए हैं? 6 भाग रह गए हैं। अब इन 6 भागों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं
पहला भाग, और पहला भाग क्या बात करता है? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 तीन बात करता है। पहला, विधि का शासन। कैसा शासन? विधि का शासन। दूसरा, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। और तीसरा कहता है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, यानी अनुच्छेद 14 क्या बात कर रहा है? विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि मतलब कानून। अब देखिए, मौलिक अधिकारों में खास बात यह है कि मौलिक अधिकार एक हाथ आपको दिए गए हैं और दूसरे ही हाथ उन्हें छीन लिया गया है। मतलब एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और साथ के साथ उनका अपवाद भी बसता है। तो देखिए, विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है कानून सर्वोपरि है। कानून क्या है? सर्वोपरि है। मतलब कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। और देश का सबसे बड़ा कानून कौन है? संविधान है। तो यूं कहूं कि संविधान सबसे ऊपर है और उसके नीचे सभी अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी चाहे कितने भी बड़ा क्यों ना हो, वो भी कानून के अधीन ही रहेगा। तो विधि का शासन है। अगला है विधि के समक्ष समानता। ये विचारधारा ब्रिटेन की है। ये विचारधारा ब्रिटेन की है और इसे नकारात्मक माना गया है। क्या माना गया है? नकारात्मक माना गया है। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। बराबर मतलब कानून बनाते समय और कानून लागू करते समय ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये ऊंचा है या नीचा है, ये छोटा है या बड़ा है। सभी के लिए समान कानून लागू किया जाएगा। लेकिन इसे नकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर आदमी की परिस्थिति समान नहीं है। एक अमीर है तो एक गरीब है, एक विकसित है तो एक कम विकसित है, एक शिक्षित है तो एक कम शिक्षित है। तो उनके लिए, सभी के लिए समान कानून कैसे हो सकता है? अगर इसी तरह सभी के लिए समान कानून होगा तो जो लोग पिछड़ गए वो पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए इसे नकारात्मक कहा गया है। दूसरी विचारधारा है विधियों का समान संरक्षण, और यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और इसको सकारात्मक माना गया है। क्या माना गया है? सकारात्मक माना गया है। समान संरक्षण का मतलब है कि आप अगर किसी कारणवश न्यायपालिका में जाते हैं, आपके किसी अधिकार का हनन हुआ और आप न्यायपालिका में गए, तो न्यायपालिका में सभी को समान संरक्षण मिलेगा। मतलब न्यायपालिका जाने की प्रक्रिया सभी के लिए समान रहेगी, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो ये भेदभाव पैदा करती है और ये भेदभाव को समाप्त करने वाली विचारधारा है। तो अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है? कानून की बात करता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून सबसे ऊपर है और कानून से अगर आप संरक्षण लेते हैं तो सभी को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। एक तरफ तो ये समानता की बात की गई है। अब यही देखते हैं हम इसके अपवाद। अब इसके कुछ अपवाद हम देखते हैं। इसके अपवाद में अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये अनुच्छेद 361। तो अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार देता है। क्या विशेष अधिकार देता है? जिस दौरान ये अपने पद पर हैं और पद के कार्य कर रहे हैं तो उस पद के कार्यों के लिए किसी न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब ये अपने पद के जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए न्यायपालिका इनको बुला नहीं सकता। तो किसके लिए प्रति जवाबदेह नहीं है? न्यायपालिका के लिए। किसके प्रति जवाबदेह नहीं है? न्यायपालिका के प्रति। न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है।
अगली चीज, ये जिस दौरान अपने पद पर बने हुए हैं, पद पर बने हुए दौरान इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती, मतलब दंड देने संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, कोई कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं की जा सकती है। अगला, ये पद पर तो बने हुए हैं लेकिन इन्होंने कोई निजी फैसले लिए, अपने पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई फैसले लिए और इनके खिलाफ कोई सिविल मामला दायर करना है, तो ऐसे मामले के लिए भी इनको 2 महीना पहले सूचना देनी होगी। यानी व्यक्तिगत रूप से अगर इनके खिलाफ कोई सिविल मामला दायर करना है तो उसके लिए भी इनको सूचना देनी होगी। कितने समय पूर्व? 2 माह पूर्व। तो देखिए, एक तरफ कानून के समान सभी को बराबर बनाया गया है, दूसरी तरफ देखिए अपवाद है 361। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि जिस दौरान ये अपने पद पर कोई कार्य कर रहे हैं तो पद के कार्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति ये जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरी बात, जब पद पर बने हुए हैं उस दौरान इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जाती है। और तीसरा, व्यक्तिगत रूप से इनके खिलाफ अगर कोई सिविल मामला दायर करना हो तो उसकी भी सूचना इनको 2 माह पूर्व दी जाती है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में है, अनुच्छेद 361 याद रखिएगा। आगे इसके कुछ अपवाद हम पढ़ते हैं, जैसे अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 105 में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको सांसद बोला जाता है, और 194 में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, जिनको विधायक बोला जाता है, ये केंद्र में होते हैं संसद में, और ये भी किस में होते हैं? राज्यों में होते हैं। ये जिस दौरान संसद की कार्रवाई में भाग ले रहे हैं या राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले रहे हैं और वहां जो शब्द बोल रहे हैं उनके लिए ये भी किसी न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, इन्हें भी ये छूट प्रदान की गई है, न्यायपालिका के प्रति ये भी जवाबदेह नहीं होंगे। याद रखिएगा आगे, मोस्टली केंद्र सरकार से जब हम राज्य सरकार संबंधित अनुच्छेद निकालते हैं तो सामान्यतः, हर बार ऐसा नहीं है, सामान्यतः 89 जोड़ दिया जाता है। केंद्र सरकार के अनुच्छेद में हम 89 जोड़ दें तो उसी संबंधित राज्य सरकार का अनुच्छेद प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं, एमएलए के बारे में पढ़ चुके हैं और एमपी के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनको अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह से जो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो अधिकारी हैं, विदेशी राजदूत हैं, जो विदेशी राजदूत हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है, उनके खिलाफ भी भारत में कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। कानून के समक्ष समान है लेकिन यहां देखिए परिवर्तन है, उनके बीच में फर्क दिया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है? कानून के समक्ष समानता की बात करता है, मतलब कानून का शासन है, सबसे ऊपर कानून है, कानून सबके लिए बराबर बनाया जाएगा और कानून का संरक्षण सबको बराबर प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में अपवाद है जो अनुच्छेद 361 में दिया गया है, और एमएलए और एमपी के बारे में अपवाद है। तो एमपी को वो अधिकार, यानी सांसदों को वो अधिकार अनुच्छेद 105 में दिया गया है, और एमएलए यानी विधायकों को वो अपवाद अनुच्छेद 194 में दिया गया है। ठीक इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी जो भारत में कार्यरत हैं, या विदेशी राजदूत जो भारत में हैं, या विदेशी शासक भी हो सकते हैं इसमें, जो भारत आते हैं, उन्हें भी ये छूट प्रदान की गई है, उनके खिलाफ किसी तरह की भारत में कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण तय होता है। तो अनुच्छेद 14 हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 ये कहता है, धर्म, मूलवंश
जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में पहला पार्ट क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं। ठीक इसी तरह से इसका भाग 2 ये कहता है कि इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थलों पर, कौन सी जगह? सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थलों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कुएं, तालाब, सड़क, सरकारी कार्यालय, पार्क। तो पहला पॉइंट कहता है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 ये कहता है कि इन्हीं आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को आने जाने की अनुमति रहेगी। अब देखिए, ये तो अधिकार दिए गए हैं, अब इनके अपवाद की हम बात कर लें। इसके भाग 3 में अपवाद दिया गया है। अब अपवाद प्रारंभ होते हैं यहां से, और अपवाद में कहा गया है महिला और बच्चे। कौन कौन? महिला और बच्चे। महिला और बच्चों के विकास के लिए, महिला और बच्चों को क्या माना जाता है? दुर्बल वर्ग माना जाता है हमारे समाज में, हमारे देश में। बुजुर्ग, विकलांग, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, तो बुजुर्ग, दिव्यांग, महिला और बच्चे, इनको क्या माना जाता है? दुर्बल वर्ग, मतलब ये कमजोर वर्ग हैं। तो इनके संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए, अगर महिला और बच्चों के विकास के लिए अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो लिंग के आधार पर भेदभाव पैदा करता हो, तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब महिला और बच्चों के विकास के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये किसमें कहा गया है? 15(3) में। अब साथ के साथ 15(4) में कहा गया है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। किस तरह करके? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन से वर्ग? पिछड़े वर्ग। और ये कौन सा वर्ग होता है? ओबीसी। समाज में पिछड़ा हो या शिक्षा में पिछड़ा हो, सामाजिक और शिक्षा के तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है वो प्लस एससी और एसटी, इनके संरक्षण या इनके विकास के लिए भी अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कानून भी अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो एक तरफ महिला बच्चों के लिए कानून बनाया जाता है तो वो भी इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और अगर सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और एससी एसटी के लिए भी अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे भी पिछड़ा हुआ, तो उसे भी अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब इसके कुछ आगे देखें। ये जो भाग है 4, ये भाग 4 प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद चला था सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम था चंपाकम दोराईराजन वर्सेस यानी बनाम मद्रास राज्य। सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया, चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य। उसके बाद सरकार द्वारा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये भाग 4 जोड़ा गया था, और इसमें कहा गया सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या एससी एसटी के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है विकास के लिए तो उसे अनुच्छेद 15 का अपवाद
नहीं माना जाएगा। जैसे ये जोड़ा गया ठीक इसी तरह से कुछ आगे और जोड़ा गया, वो देखते हैं। अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2005 में। और इस 2005 में ओबीसी, एससी और एसटी इनको शैक्षणिक संस्थानों में क्या दे दिया गया? आरक्षण दे दिया गया। नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं कर रहे हम, अभी हम अनुच्छेद 15 पढ़ रहे हैं, तो इसमें शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा आरक्षण। अनुच्छेद 16 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो देखिए 15(4) में कहा गया था एससी, एसटी, ओबीसी को अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो उस उल्लंघन को यहां कर दिया पूरा। 93वां संविधान संशोधन 2005 में लाया गया और उसके अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण प्रदान कर दिया गया। अब देखिए हाल ही में अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया है और 103वां संविधान संशोधन 2019 का है, जिसके तहत EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग। अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, वो कौन सा था? ओबीसी। अब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वो कौन सा है? जनरल कैटेगरी के कुछ लोग, सभी लोग संपन्न नहीं है, सभी लोग अमीर नहीं है, उसके कुछ लोग जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब रह गए हैं, उनको मिलाकर उन्हें 10% आरक्षण दिया गया है। अब 10% आरक्षण जो दिया गया है वो नौकरियों में भी दिया गया है, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ेंगे चर्चा अनुच्छेद 16 में, अगले में। हम यहां पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 15। तो EWS किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। और किसका है ये? सामान्य वर्ग का, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है 15(6) के अनुसार। तो देखिए दोबारा रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ऐसा ही वो किसी सार्वजनिक स्थल पर भी भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव कर सकता है, अब कर सकता है वो अपवाद शुरू होते हैं। वो कब कर सकता है? महिला और बच्चों के विकास के लिए, वो एससी, एसटी और ओबीसी के विकास के लिए कर सकता है। और ऐसा कब किया गया है? ऐसा किया गया है 15(5) में 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर दिया गया। इसी तरह का आरक्षण जनरल कैटेगरी के EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उन्हें भी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। देखिए 14 हो गया अनुच्छेद 15 हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अनुच्छेद 16 की तरफ। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसरों की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता रहेगी। इसमें भी किसी भी आधार पर जन्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन
इसमें भी वही अपवाद इसके प्रारंभ होते हैं और इसके अपवादों में एक स्थान है निवासी होने की योग्यता। राज्य कहीं का निवासी होने की शर्त लगा सकता है, कहीं का निवासी होने की शर्त लगा सकता है। जैसे कई बार पहाड़ी राज्य हैं और उनमें कुछ वैकेंसी आती है और उनमें लिखा होता है कि पहाड़ी क्षेत्र ये राज्यों के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसे राज्य की योग्यता लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, वो अपने यहाँ वैकेंसी निकालता है और उस वैकेंसी में अपने राज्य के लोगों को तो पूरा आरक्षण पूरा उपलब्ध कराता है, 100% लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बाहर के राज्यों को 5% ही रिजर्वेशन देता है, मतलब 5% सीट ही बाहर के लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। तो राज्य अपने राज्य में लगा रहा है लेकिन बाहर के राज्य दूसरे राज्यों पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो निवासी होने की शर्त लगा सकता है कि वहां का निवासी होगा उसे तो सीट के आवेदन कर सकता है और बाहर के निवासी को सिर्फ 5%, 10% इस तरह करके सीटें प्रदान की जाती हैं। दूसरा होता है पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्गों के लिए भी कानून बना सकता है, उन्हें आरक्षण प्रदान कर सकता है। और पिछड़े वर्गों में किस किस को दिया हुआ है आरक्षण? SC, ST, OBC और EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, इनको भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है और आरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसे अवसरों की समानता का विरोधी नहीं माना जाएगा। इसी तरह धार्मिक आधार। धार्मिक आधार का मतलब क्या है? कुछ ऐसे पद होते हैं जो विशेष धर्म के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे सेना में वैकेंसी आती है पंडितों की, मतलब मंदिरों में पूजा पाठ के लिए, तो अब उसके लिए आवश्यक है कि जो पंडित है वही आवेदन कर सकता है, ऐसी शर्त लगाई जा सकती है और लगाई जाती है। तो कुछ पद ऐसे हैं जो धार्मिक आधार पर ही प्रतिबंधित होते हैं, उस धर्म विशेष के व्यक्ति ही उसमें आवेदन कर सकते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है और राज्य द्वारा निवासी होने की शर्त लगाई जा सकती है। अब देखिए, जो आरक्षण का मुद्दा है सरकारी नौकरियों में, वो यहीं से शुरू होता है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, अन्यथा यहां से हमारे टॉपिक से भटकाव शुरू हो जाएगा। तो आरक्षण का हम अलग से टॉपिक लेंगे और उसमें पूरा करेंगे क्लियर कि आरक्षण कब कब और किस किस तरह से दिए गए हैं और वर्तमान में कितने आरक्षण दिए गए हैं और कैसी कैसी स्थिति है। तो इस टॉपिक को खत्म होने के बाद हम आरक्षण का अलग से एक टॉपिक लेंगे। अनुच्छेद 16 हो गया है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को समझिए छुआछूत। छुआछूत का अंत किया गया है, मतलब अनुच्छेद 17 ये कहता है कि देश में छुआछूत का अंत किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अब छुआछूत का मतलब क्या है कि हमारी परंपराओं से ये विकसित चला आ रहा है कि समाज का निचला तबका है या अछूत जाति से है तो उसे छुआ नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 प्रावधान करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान तो कर दिया था, लेकिन अनुच्छेद 17 में इससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई थी? संसद को दी गई थी। और संसद ने ऐसा कानून SC/ST एक्ट 1989 द्वारा बनाया, जो दंड का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? दंड का प्रावधान करता है। यानी संविधान में छुआछूत का अंत तो कर दिया गया है कि छुआछूत है जो गलत चीज़ है, इसे समाप्त किया जाता है, लेकिन अगर कोई छुआछूत जैसी घटना करता है तो उसका दंड का प्रावधान कहाँ होगा? अनुच्छेद 17 में दंड का प्रावधान नहीं है। उसका प्रावधान SC/ST एक्ट 1989 में दिया गया है, जो दंड का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 इतना ही, मतलब छुआछूत का समाप्त करता है, और छुआछूत अगर कोई करता है तो उसके दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है? SC/ST एक्ट 1989 में। आइए अगला पढ़ते हैं, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अब देखिए, उपाधि क्या होती है? जैसे पहले
उपाधि दी जाती थी राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, ठाकुर, रावत, चौधरी, इस तरह करके दी जाती थी। तो जैसे ही वो लोग आते थे तो उनको समाज में उसी हिसाब से सम्मान दिया जाता था। जैसे छोटा अधिकारी आ रहा है 5 तोपों की सलामी हो गई, बड़ा आया तो 11 तोपों की सलामी हो गई, उससे बड़ा आया तो 21 तोपों की सलामी हो गई। तो मतलब समाज में एक दर्जा पैदा होता था उनकी वजह से, उन उपाधियों की वजह से। तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन खास बात, दो उपाधियां अभी भी बरकरार हैं जिन्हें अलाउ किया गया है। एक सैन्य उपाधि और दूसरा शिक्षा संबंधी उपाधि। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, लेकिन 2 उपाधियों का अंत नहीं करता है, सैन्य संबंधित और शिक्षा संबंधी। सेना में जो उपाधि मिली है, जैसे कर्नल है उन्हें परमवीर चक्र मिल गया। अब कर्नल रिटायर हो गए तो रिटायर के बाद भी वो कर्नल शब्द लगाएंगे, कर्नल, रिटायर्ड कर्नल फला सिंह परमवीर चक्र। तो इस तरह करके सेना में जो उपाधियां मिली हैं वो अलाउ हैं। इसी तरह से शिक्षा में किसी ने पीएचडी कर ली तो उसे डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी, वो डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाएगा, डॉक्टर फला फला। तो इस तरह करके सेना और शिक्षा संबंधित जो उपाधियां हैं वो अलाउ हैं। अब यहां देखिए कि 1954 में गवर्नमेंट ने पद्म पुरस्कार चलाए और भारत रत्न चलाया। पद्म पुरस्कार कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और अगला है भारत रत्न। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब से की गई? 1954 में। 1978 में इनकी शुरुआत की गई। उसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई सरकार बनी। मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। पहली कैसी सरकार थी? गैर कांग्रेसी। मतलब पहली बार आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी की, जो कि किस पार्टी की थी? जनता दल की सरकार बनी। और इन्होंने क्या किया? इन उपाधियों का, इन पुरस्कारों का अंत कर दिया कि इन्हें यह माना कि ये समाज में विभेद पैदा करते हैं, ये एक तरह की उपाधि हैं, इन्हें समाप्त कर दिया जाए। लेकिन 1980 में फिर दोबारा से इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें प्रारंभ कर दिया गया और ये कहा गया कि ये उपाधियां नहीं हैं, ये पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार हैं और पुरस्कार प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज में विभेद पैदा नहीं करता, बल्कि और लोगों को प्रमोट करता है कि वो भी प्रतिभाशाली बने, वो भी इस तरह के पुरस्कार प्राप्त करें। तो यहां देखें, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है, लेकिन 2 तरह की उपाधि अलाउ करता है, सैन्य संबंधी और शिक्षा संबंधी। अब पुरस्कारों संबंधी जो विवाद था, 1954 में प्रारंभ हुए पुरस्कार। 1977 की मोरारजी देसाई सरकार जो बनी थी, उन्होंने इनको बंद कर दिया और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा फिर से प्रारंभ कर दिया। अब यहां खास बात देखिए कि उपाधियों का अंत तो कर दिया गया है, लेकिन उपाधियों के दंड संबंधी, अगर कोई उपाधि फिर भी देता है या उपाधियों का इस्तेमाल करता है या समाज में विभेद पैदा करता है, तो उनके लिए दंड का प्रावधान करने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को। लेकिन संसद ने अब तक भी इससे संबंधित कोई कानून नहीं बनाया है। तो दंड के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो दंड के लिए अभी तक भी कोई कानून नहीं बनाया गया है। इस तरह करके यहां हमारा पार्ट पहला एक पूरा हो गया, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मौजूद हैं। अनुच्छेद 14 बात करता है विधियों का, यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 बात करता है लिंग, जाति, जन्म, धर्म, स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन के अवसरों की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, स्वतंत्रता का अधिकार।